वीकेट। वीकेट आपका मैड वन का वीकेट, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आपकी फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके कई की कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फ्रंट एंड से क्या होगा, बैक एंड से क्या अपन लोग का इंट्रो होगा। तो अगर फ्रंट एंड के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखो, फ्रंट एंड का मतलब क्या है कि यूजर जिस साइट को फेस कर रहा है एप्लीकेशन का, एक एप्लीकेशन का वो साइट जिसको यूजर फेस कर रहा है वो फ्रंट एंड। ठीक है, जो यूजर देख रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, इसमें क्या क्या होगा, जीयूआई एप्लीकेशन होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा जो कि डेस्कटॉप पे आप देखते हो। ब्राउजर बेस्ड क्लाइंट हो सकते हैं, कई सारे वेब एप्लीकेशन में ये कॉमन भी होता है ब्राउजर बेस्ड क्लाइंट होना। या फिर कॉमन एम्बेडेड इंटरफेसेस हो सकते हैं। एम्बेडेड मतलब डाला हुआ इंटरफेस, जैसे कि कोई आपका वॉइस असिस्टेंट है, वो आपने लगा रखा है जैसे यूट्यूब पे या फिर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो आपने उसे एम्बेड करा है वहाँ पे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसे हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि कई सारे मैकेनिज्म है फ्रंट एंड को आई मीन से इम्प्लीमेंट करने के। उसमें से एक अपन लोग का मैकेनिज्म क्या है, एसिंक्रोनस। ठीक है, ये याद रख लेना आप, एसिंक्रोनस अपडेट से डील करना। तो एसिंक्रोनस अपडेट से आप कैसे डील करते हो? ठीक है, तो फिर ये हम देखेंगे एसिंक्रोनस अपडेट से फ्रंट एंड पे कैसे, इसका मतलब क्या होता है। देखो, सिंक्रोनस का क्या मतलब है कि सीरीज में चलना। आपने पहले रिक्वेस्ट करी अमेजोन को, फिर आपने रिक्वेस्ट करी फ्लिपकार्ट को, तो जब तक अमेजोन का डाटा नहीं आ जाता, जब तक आप उसे शो नहीं कर देते, तब तक आपने जो दूसरी रिक्वेस्ट करी है ना वो शो नहीं होगा, वो पेंडिंग होगा कहीं बैकएंड में। अब इसने अगर 1 घंटे लिया और ये 2 सेकंड में काम हो जाना था इसका, लेकिन ये दिखेगा कब, 1 घंटे के बाद ये 2 सेकंड वाला दिखेगा। ये सिंक्रोनस में होता है। ये सिंक्रोनस में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आपको 1 घंटा लग रहा है आप लगाओ, मुझे मैं पहले कर सकता हूँ तो मैं पहले कर लूंगा। तो एसिंक्रोनस अपडेट से जुड़ी चीजें देखेंगे। कुछ चीजें आप फेच करते हो जल्दी, कुछ फेच करने में टाइम लगता है डेटाबेस से, उससे कैसे हम डील कर रहे हैं। क्लाइंट साइड कंप्यूटेशन को देखेंगे कि यूजर के डिवाइस पे प्रोसेसिंग जो होती है उसको। सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भी देखेंगे फॉर श्योर, जैसे कि अपने बैकएंड की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें, ये सब भी देखेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं फ्रंट एंड आपका होता क्या है, तो 3 चीजें मैंने बताई। मतलब एसिंक्रोनस अपडेट मैंने बताई। दूसरा अपडेट मैं बताता हूँ आपको, क्लाइंट साइड कंप्यूटेशन। मैं लिख देता हूँ, क्लाइंट साइड कंप्यूटेशन। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया आपका, क्लाइंट साइड कंप्यूटेशन हो गया, मतलब प्रोसेस को डन करना यूजर के डिवाइस पे ही। एक सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। तो फिर थ्री थ्री की कंसिडरेशन है। अब बोलता हूँ मैं फ्रंट एंड क्या होता है, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि फ्रंट एंड का मतलब ही है कि यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, बंदा कैसे इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से। फोन के लिए फ्रंट एंड क्या हो गया, फ्रंट एंड में आपकी जो टच स्क्रीन है आप उससे भी डील कर रहे हो। और इसके लिए क्या हो गया, कीबोर्ड से रिलेटेड जो इम्प्लीमेंटेशन करोगे वो इसमें आ गया फ्रंट एंड में। कोई शॉर्टकट लगाओगे नेविगेशन वगैरह के लिए। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग फॉर्म हो जाता है। वेब बेस्ड इंटरफेस की मैं बात करूं ब्राउजर में, वो आपका हो गया जो इंटरफेस आपको वहां दिखता है। कोई कस्टम इंटरफेस आप बना सकते हो डिवाइस का जिसमें कोई स्क्रीन ना हो, जैसे कि कोई स्मार्ट असिस्टेंट है, सीरी को मैं लेता हूँ। ठीक है, आप उसको बोलते हो, तो जो चीजें दिख रही है, जो आप बोल के डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं कि मैं स्क्रीन बोल रहा हूँ, जो स्क्रीन पे देख रहा है सिर्फ वही फ्रंट एंड, मतलब आप जिससे इनपुट दो, आउटपुट तो बैकएंड देता है ना, जो आपके इनपुट को ले सके, जो आगे आके एक्सेप्ट करे जो भी आप दे रहे हो। फ्रंट एंड एप्लीकेशन में इन्वॉल्व होता है यूजर का इनपुट लेना, माउस से लो, कीबोर्ड से लो, टच स्क्रीन से लो, या फिर वॉइस इनपुट से लो। जो आपकी सीरी होती है उसमें क्या होता है, एक स्पीकर सा रहता है कुछ, उसमें तो कोई स्क्रीन वगैरह नहीं होती, बट वो आपका आउट इनपुट ले रही है ना आपसे, तो फ्रंट एंड हुआ उसका वो। ठीक है जी। अब मैं जनरल बात करूं तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन में कैसे क्या होता है, जैसे आप देखो जनरली वेब बेस्ड जो आपकी एप्लीकेशन है, जैसे मैं वेब ब्राउजर है, वो एक कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है कुछ कंटेंट को रेंडर करने के लिए। इसमें कुछ डिस्टिंक्शंस भी होते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे कि आपका एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज बेस्ड कोई एप्लीकेशन है, तो वो कैसे काम करेगा। ठीक है, या फिर आप किसी को डायरेक्टली डिवाइस पे एक्सेस करो कोई ऐप खोल के, या फिर जैसे भी, वो कैसे चलेगा। तो फिर मैं जनरल चीजें बताऊं, नीचे दे रखा होगा आई होप सो, एप्लीकेशन फ्रंट एंड ये तो मैंने बता ही दिया। हाँ, दे रखा है ना ये आपका, ब्राउजर वर्सेस नेटिव। तो जो आपका ब्राउजर बेस्ड होता है उसमें और नेटिव में क्या डिफरेंस है।
तो नेटिव ऐप को आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो या फिर करवा सकते हो हार्डवेयर से, ठीक है। लेकिन ब्राउजर ऐप जो होगा ना, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं सिक्योरिटी वगैरह को लेके, तो वो नहीं करवा सकते। नेटिव को क्या क्या करवा सकते हो, डायरेक्टली ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है, विथ व्हाट, हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ। और ब्राउजर ऐसा नहीं कर सकता। बस यही दोनों में जनरल डिफरेंस है वेब ब्राउजर को लेके। वेब ब्राउजर कुछ कॉमन स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, तो फिर कॉमन स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ आया हो। एक चीज और है, बहुत कॉमन टर्म से नीचे दे रखा है क्या, नहीं मैं ही आपको बता देता हूँ, वो है आपका यू आई और यू एक्स। भाई क्या डिफरेंस क्या है, बहुत सुनते हैं। यू आई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूएक्स का क्या मतलब होता है, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस से समझ आ गया होगा, जो विजुअल एलिमेंट है, जो एप्लीकेशन का लेआउट है। यूजर एक्सपीरियंस से क्या मतलब है कि यूजर क्या फील कर रहा है जब वो एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, फिर उसके ओवरऑल जो आई मीन टू से जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा जब वो उसको यूज कर रहा है। तो यूएक्स लिटरली बहुत क्रूशियल होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि यूएक्स का स्मूथ होना, इंटरेक्टिव होना, विजुअली अपीलिंग होना, ये सब बहुत जरूरी है ताकि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर हो, ठीक है। और फ्रंट एंड की मैं बात करूँ, जो कोर टेक्नोलॉजीज होती है, तो HTML पता है आपको, CSS पता है, जावास्क्रिप्ट पता है। तो इसमें मैं क्या ही बताऊं, HTML का क्या काम है, दिखाना क्या है, CSS का कैसे दिखाना है, उस चीज का कलर रेड होगा, व्हाइट होगा, एनिमेशन क्या होंगे उसमें, JS का उसको इंटरेक्टिव बनाओ भाई, इंटरेक्शन डालो इसमें। कोड यूआई इसमें नहीं होता। कोड यूआई आपका, क्योंकि कोड यूआई किससे डील करता है, तो विजुअली जो आपकी चीजें हैं उससे, ठीक है, विजुअल चीजों से। और JS तो इंटरेक्टिव बनाता है। तो बस कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिखा है नोट कोड यूआई एसेंशियल फॉर डायनेमिक एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीजें। जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है कि कुछ नहीं है यार, ये बस इनहेंस कर रहा है आपके एक्सपीरियंस को, आपको इंटरेक्टिव, अब आपकी चीजों को इसने इंटरेक्टिव बना दिया। स्पेशली जब आप डायनेमिक चीजें यूज करते हो इंस्टेड स्टैटिक, तो आपको उसको इंटरेक्टिव बनाना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई जावास्क्रिप्ट आपने बहुत पुअरली राइट करा है, तो सिक्योरिटी इशूज हो सकती है, जो कि मैंने पीछे दिखाया कि कैसे जो आपके हैकर्स वगैरह होते हैं वो कैसे क्या करते हैं। तो वही चीजें फ्रंट एंड मैकेनिज्म से जुड़ी हुई जो भी है। तो फिर फ्रंट एंड मैकेनिज्म के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। एपीआई इंटरफेसेस इंटरेक्शन, ठीक है, एपीआई का मतलब पता ही है। फ्रंट एंड मैकेनिज्म, कैसे HTML CSS JS जनरेट करोगे, फंक्शनल रीयूज, कॉमन फ्रेमवर्क, सर्वर क्लाइंट, इम्प्लीकेशन, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। ऑल राइट, तो देखो, सबसे पहली चीज मैं बात करूं जनरली आपकी जो है इसकी, ये सब तो समझ आ ही रहा है। कैसे क्या करते हैं मैंने कोड भी करके दिखाया है। तो सर्वर सर्वर हो गया, क्लाइंट हो गया, लोड इम्प्लीकेशन, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन कैसे करोगे आप कैसे यूज करोगे कोड को। ऐसा नहीं कि आपने एक कोड, ये मैं बताऊंगा कोड में, प्रोजेक्ट में, ये मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा कि आपने एक कोड लिखा ना। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, देखो, आप टेबल यूज कर रहे हो किसी एक वेब पेज में, सपोज करो एक स्कोर दिखाने के लिए आपने टेबल का यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ पे टेबल का यूज करा है। तो इसी टेबल का यूज आप किसी और वेब पेज में भी कर रहे हो, तो फिर भाई जो कोड इस टेबल के लिए हमने लिखा है, फिर से वही कोड मैं इस वेब पेज पे लिखूं इसी टेबल के लिए, क्या फायदा। तो फिर हम उसको कैसे रीयूज करते हैं, फंक्शनल रीयूज कैसे क्या होता है वो भी देखेंगे कि एक ही कोड को बार बार आप कैसे यूज करोगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता है ड्राई, मतलब डू नॉट, ये कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, बता रहा हूँ मैं आपको, रिपीट योरसेल्फ, कोड को रिपीट मत करो बार बार। अगर आपने इसको ब्रेक किया, मतलब आप यू गोना कंसिडर akin टू टेररिज्म, मतलब टेररिस्ट हो आप, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक कोड को रिपीट नहीं कर सकते, जब तक बहुत ज्यादा, मतलब कोई और रास्ता ना हो, नहीं कर सकते वो, उसके अलावा नहीं चलेगा। फिर फुली स्टैटिक वेब पेज क्या होती है बता रखा है मैंने, ऐसे वेब पेजेस जो कि सर्वर पे प्री जेनरेटेड हैं, मतलब सर्वर मतलब जनरेट करके उसको सर्वर पे रख दिया गया है, ठीक है, और वो स्टैटिक फाइल्स के तौर पे रख दिया गया है। मतलब
आपको आपने रिक्वेस्ट करा कोई भी ब्लॉग को, किसी ब्लॉग पेज को, तो ब्लॉग का कंटेंट तो चेंज होना नहीं है भाई, डायनेमिक रहना है। तो हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को, इसके कोड को, इस डॉक्यूमेंट को कहीं स्टोर करके रख देंगे कि आप जैसे ही मांगो मैं आपको निकाल के दे दूं, हाँ यही है। ठीक है। तो ये स्टैटिक फाइल्स हो गई, इसके एडवांटेजेस हो गए कि ये फास्ट होती हैं, क्योंकि फास्ट तो होंगी, क्योंकि कोई प्रोसेसिंग करनी ही नहीं भाई, सर्वर पे डायरेक्ट लो लेके रिटर्न कर दो। बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस होता है इसका, क्योंकि इसका काम क्या है, बस फाइल सेंड कर देना। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डायनेमिक यूजर डेटा को अडेप्ट नहीं कर सकती। कैसे अडेप्ट करेगी? ये तो ऑलरेडी आपने बना लिया फाइल और एक जगह स्टोर कर दी, एक अलमीरा में आपने स्टोर कर दिया, वहां से निकाल के दिया। डायनेमिक में तो चीजें चेंज करनी होगी ना आपको। ये कोई आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट एक्सेस करने का अलाउ नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे डैशबोर्ड हो गया, 10 लोगों का अलग अलग डैशबोर्ड होता है, ऐसा नहीं होगा। तो यही सारी की सारी चीजें, और जनरली मैंने एक फ्रेमवर्क पे काम करा है बहुत ज्यादा, नेक्स्ट जेएस। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जेएस के ऊपर मैंने काम करा है, और ये जो है आपकी आपकी स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट दोनों से डील करती है। तो फिर आप बस इतना समझ गए कि स्टैटिक क्या डायनेमिक क्या, फॉर नाउ दैट्स लिटरली काफी आपके लिए। कंपाइल्ड अहेड ऑफ टाइम, टाइम से पहले वो कंपाइल्ड करके ऑलरेडी रखा हुआ है, कोई जनरेट करने की जरूरत नहीं है आपको। एक्सलेंट है हाई परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि सर्वर ने उसको पिकअप करा और फाइल को डिलीवर कर दिया। रन टाइम कंडीशन को ये कैसे अडेप्ट करता है, देखो यूजर को लॉग इन करना है, तो यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है टाइम ऑफ द डे का, वो जावा स्क्रिप्ट इसमें, तो यही सारी की सारी चीजें, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। स्टैटिक साइट जेनरेशन, एसएसजी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो फिर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने ऑलरेडी गेट्स बाय, इसको भी मैंने थोड़ा बहुत यूज करा है। ठीक है। तो फिर आपने पहले ही उसको जनरेट करके वहां पे रख दिया, जावास्क्रिप्ट अलाउ कर रहा है। मतलब जावास्क्रिप्ट बहुत से इसके पास वेरिएंट है, नेक्स्ट जेएस है और भी चीजें कई सारी हैं। बाय द वे, रन टाइम एचटीएमएल जनरेशन क्या होता है, अब ये क्या है भाई, ये तो समझ गए। ये समझ गए कि बना के आपने फाइल रख दी, मैंने रिक्वेस्ट करा तो वहां से फाइल आ गई मेरे पास। अब भाई रन टाइम क्या होता है, ये तो ये जो आपका रन टाइम होता है, मैं अगर जनरली रन टाइम की बात करूँ, तो इसका क्या सीन रहता है, या फिर इसको आप डायनेमिक भी कंसीडर कर सकते हो। तो रन टाइम स्टेट, जब आपने रिक्वेस्ट करा तो फिर पेज उसी वक्त आपकी जनरेट, पहले आपने जनरेट करके रखा था, अब कोई नई पेज जनरेट हो रही है, तो वो किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए होगी, उसमें सिर्फ मेरी डिटेल दिखेगी। फिर उसी पेज को कोई और रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसमें उसका डाटा दिखेगा। आप फेसबुक पे अकाउंट खोलते हो, कई सारी चीजें आपकी सेम रहती होंगी, अमेजोन पे खोलो तो जो अमेजोन पे आप डायनेमिकली एक्सेस करते हो, हर एक पेज ऑन डिमांड जेनरेट होता है, ऑन डिमांड बनता है, रन टाइम पे बनता है, जब आप रन करोगे तब बनेगा, और वहां से बन के आपको मिलेगा। ये बैकएंड फ्रेमवर्क का भी यहाँ पे यूज होता है, फ्लास्क, जेंगो हो गया, वर्डप्रेस हो गया, ड्रूपल हो गया। तो उन सब के यहाँ पे मतलब उन सब का भी यहाँ पे जनरली यूज होता है। एडवांटेज इसका क्या है कि ये यूजर ऑथेंटिकेशन को, डायनेमिक कंटेंट को, डेटा ड्रिवन पेजेस को सपोर्ट करता है। देखो अमेजोन पे सपोज कर लो 1 लाख प्लस प्रोडक्ट्स हैं भाई, 1 लाख प्लस प्रोडक्ट्स आपके, इतने प्रोडक्ट हैं, तो फिर 1 लाख पेज आप बनाओगे स्टैटिकली, और फिर से कोई कल नया आप कोई प्रोडक्ट आया तो फिर से आप उसके लिए पेज बनाओगे, मतलब लिटरली यू वाना डूम्ड। तो फिर उससे बेहतर हम उसको रन टाइम पे एक्सेस करना चाहेंगे, और उससे भी बेहतर हम क्या करते हैं, सर्वर साइड जनरेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं भाई ये स्टैटिक फाइल ही मुझे चाहिए, बट आप क्या करो, हर 10 दिन में फाइल रीजेनरेट कर दो, कि कोई नया प्रोडक्ट आया होगा तो वो फिर उसकी भी फाइल बन जाए, वहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है। तो जनरली एसएसडी का यूज करते हैं। सर्वर साइड जेनरेशन डिफरेंट है, सर्वर साइड रेंडरिंग हो गया आपका, जो सर्वर साइड पे ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको देगा ही। ठीक है। तो वही सारी सर्वर लोड, हर एक पेज को जनरेट कर रहे हो तो इस पे सर्वर पे लोड पड़ेगा, क्योंकि जनरेट कहाँ हो रहा है वहीं। कॉस्ट, स्पीड, तो बहुत सी चीजें, कैशिंग और अदर टेक्नोलॉजी यहाँ हेल्प कर सकती है, बट कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंट करना। क्लाइंट लोड देखो, एक आपका होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, एक होता है सर्वर साइड रेंडरिंग। तो कंफ्यूज मत हो, क्लाइंट साइड रेंडरिंग सर्वर साइड रेंडरिंग में मैंने बता रखा है। तो इसका क्या सीन होता है कि आप हर एक सर्वर, मतलब सर्वर पूरे पूरे एंटायर पेज जनरेट करने के अलावा क्या कर सकते हो,
कि जावा स्क्रिप्ट जो क्लाइंट साइड पे वो डाटा फेच कर लेगा और पेज को डायनेमिकली अपडेट कर देगा। फास्ट यूआई का एक्सेस, सर्वर लोड यहाँ से घट जाता है आपका। आपकी जो साइट है वो बहुत ज़्यादा आई मीन एक्सेसिबल बन जाती है। ठीक है, मतलब बहुत फास्ट बन जाती है, और कुछ नहीं मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें सर्वर साइड जो आप अपने ब्राउजर में चला रहे हो उससे आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। और जो सर्वर पे जावा स्क्रिप्ट चलती है ना, वो आपका एक नोड जेएस होता है। ये जनरली है, तो फिर अगर ये आपको अभी नहीं पता तो रहने देते हैं इसको। अभी जानना भी जो बस अब नाम जान गए फिलहाल के लिए काफ़ी है। तो फिर सर्वर साइड का क्या क्या, सर्वर साइड एसएसआर होता है आपका, क्लाइंट साइड सीएसआर होता है। इसमें रेंडर हो गया, सर्वर पे ही रेंडर हो गई चीज़ें। क्लाइंट साइड पे आपने डाटा लाया फिर क्लाइंट पर रेंडर कराया। एसएसजी क्या होगा, सर्वर साइड जनरेशन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बस इन सब में। इसका क्या सीन है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, इजी हो सकता है इसको डेवलप करना। लेस सिक्योरिटी इशूज होती है, वो तो होनी है। ज्यादातर आपकी इशूज जो होती है वो सर्वर से जब डाटा आ रहा है तभी किया जाता है, और ये तो ऑलरेडी सर्वर पे ही आप इसको रेंडर, सर्वर पे ही रेंडर हो जाता है, पेज पे बस आगे शो होता है। तो ब्राउजर पे बहुत कम लोड पड़ता है, डेट्स वाई बहुत ज्यादा फास्ट लोड ये आपका होता है। जो भी लोड है सर्वर पे करेगा, बहुत सिक्योर होता है ये। जो सर्वर पे इशूज होती है उसको, क्योंकि ये सर्वर पे ही ऑलरेडी रेंडर हो चुका है, क्या कर लोगे आप। स्टैटिक जो है ये कैश फ्रेंडली है, मतलब इसमें आप कैशिंग करते हो, ये भी फास्ट होना ही है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बन रखा है डाटा, फिर आ रहा है आपका। ठीक है, इंटरेक्शन डिफिकल्ट है या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है कि आपके डाटा कैसे हैं। जैसे अगर आपको कोई इंटरेक्शन सबमिट मतलब बटन से रिलेटेड कुछ रिक्वेस्ट करना हो तो वो ऑलरेडी मतलब नहीं कर सकते, आप सर्वर पे वो नहीं कर सकते अगर आपने जनरेट कर रखा है। क्लाइंट साइड का क्या सीन है, उसको आप कंबाइन कर सकते हो स्टैटिक पेजेस के साथ। ठीक है, जो आपकी क्लाइंट साइड जो रेंडरिंग आपकी होती है, लेस लोड पड़ता है सर्वर पे। सर्वर साइड में तो सर्वर साइड पे रेंडर हो रहा है तो लोड अधिक पड़ेगा, क्लाइंट साइड में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें रिसोर्स ज़्यादा चाहिए क्लाइंट पे, मैंने बोला ना यहाँ ब्राउजर पे आपका पड़ता है लोड। और सिक्योरिटी रिस्क भी है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप ब्राउजर पे अपनी डिवाइस पे कर रहे हो। यहाँ परफॉर्मेंस आप इसका यूज करके, ये एक आपकी यूआरआई है, यहाँ से आप परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो यही सारी की सारी चीज़ें दी है कि जब आप डायनेमिक कॉल करते हो फिर क्या होता है, तो कौन किसका रिसोर्स ज़्यादा यूज कर रहा है चेक कर सकते हो, और कुछ नहीं है आपका। मतलब समझो, सिंक्रोनस जो सिंक करे, ठीक है, एसिंक्रोनस इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्रोनस मतलब होता है ना, जैसे आप बोलते हो क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, टाइम से रिलेटेड चीजें हैं ये दोनों। एक सिंक्रोनस है, एक एसिंक्रोनस, इसका अपोजिट। सिंक्रोनस में क्या होता है, आपने कोई टास्क बोला, वो उस टास्क ने 20 सेकंड लिया, ठीक है, तो वो पूरा 20 सेकंड तक रुकेगा। और फिर जो नेक्स्ट टास्क था जो भी बस 7 सेकंड ले रहा था, फिर वो शुरू होगा। फिर उसके अगले वाले ने 10 सेकंड लिया, मतलब पहले एक खत्म होगा फिर दूसरा शुरू फिर तीसरा शुरू। भले ही जो दूसरा है आपका, तीसरा चौथा है जो भी है, वो कम समय क्यों ना ले रहा हो, ये बस 7 सेकंड ले रहा था, ये तो इसको बोल सकता था भाई रुक जा मैं पहले कर लेता हूँ, कर लेती हूँ अपना काम। बट मुद्दा क्या होगा यहाँ पे कि ये चीजें आपको इशू देने लगी। अगर कोई रिक्वेस्ट करते हो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो क्या उतना रुकोगे आप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हम एसिंक्रोनस काम करेंगे, हम इसको बोलेंगे आपको 20 सेकंड लेना है लो चलेगा। बट मैं भाई मैं भी वेट नहीं कर सकती, मैंने भी 7 सेकंड लेना है तो मैं तो आपसे पहले ही कर लूंगी। यहाँ वही हो रहा है एसिंक्रोनस में, ये 20 सेकंड लिया इसने, ये 8 सेकंड, इसने 10। तो फिर इसमें क्या हुआ, टाइम से रिलेटेड चीजें होती है, ये आपके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा डाउन करता है, ये बहुत ज़्यादा इनहेंस करता है। इसमें टोटल 45 सेकेंड्स लग गए सबको कंप्लीट होने में, 27 10। इसमें मैक्सिमम 20 था तो मैक्सिमम 20 सेकेंड लगेंगे करने में। ठीक है, तो फिर इसमें हम पढ़ने वाले हैं एसिंक्रोनस अपडेट। आप आपको समझ आ गया होगा सिंक्रोनस किसे कहते हैं, एसिंक्रोनस किसे कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखो जनरली आपका होता है क्या है यहाँ पे कि आपके वेब पेजेस हैं, आपने स्टैटिकली रेंडर करा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लाइंट स्टैटिक रेंडरिंग में क्या होता है कि सर्वर के पास, सर्वर देखो आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना था, उसका जो भी HTML कोड था, वो जो फाइल था, वही आप ब्राउजर पे जब आप रेंडर करते हो, ब्राउजर पे आपने आप अमेजोन पे गए, वहाँ आपको चीजें दिख रही हैं, वो क्या दिखती हैं। हाँ, तो फिर यहाँ क्या होता है, देखो कोई भी वेब पेज है ना आपकी, जैसे मैंने ये खोल रखा है, तो ये क्या होता है, ये आपकी एक लिंक है, आपने कहीं क्लिक करा होगा तो ये URL हिट हुआ,
और कहीं से डाटा आया, ऑब्वियस सी बात है सर्वर से डाटा आया। तो फिर जो भी डाटा है, जो भी यहाँ दिख रहा है, ये आता किस फॉर्मेट में आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट फॉर्म में जाना। और यार मैंने यहाँ रिस्पॉन्सिव का ऑन कर रखा है, वेट। हाँ, मैं इसको बड़ा मैं वेट, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। एक सेकेंड छोड़ो इन सारी चीज़ों को, बस चीज़ें समझते हैं फिलहाल के लिए। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने इस वेबसाइट को करा था रिक्वेस्ट, तो क्या आया देखो। अब मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, आपने इसको रिक्वेस्ट करा, यहाँ देखना ये अपडेट हो रहा है। देखो ये सारी की सारी चीजें हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो ना, तो सर्वर से कुछ नहीं आता। आता क्या है, ये HTML आता है। ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये HTML ही आ रहा है सर्वर से। ठीक है, तो इसको आप कैसे सर्वर से लाओगे। तो कोई बोल रहा है कि मैं क्या करता हूँ, इन सारे फाइल को पहले जेनरेट कर लेता हूँ और सर्वर पे स्टोर कर देता हूँ, जब कभी भी डिमांड आएगी मैं फाइल दे दूंगा आपको। तो वो हुआ कि आपका आपका जो है स्टैटिक पेज आप उसको बोलते हो। ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक रेंडरिंग, कि आपने स्टैटिकली रेंडर करा, ऑलरेडी HTML की पेजेस वहां बन रखी थी, आपने उसे वहां ले आया। मैं एक चीज और दिखाता हूँ, देखो आप नेटवर्क वाले टैब में जाना, खुद से करके देखो चीजें, बाय द वे एप्लीकेशन सर दिख नहीं रहा है जो आप दिखा रहे हो, सिर्फ अमेज़न का पेज दिख रहा है नीचे जो आपने। मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कोई अमेजोन का प्रोडक्ट था, आपको चाहिए तो आप क्या करते हो। चलो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आपने इसके ऊपर क्लिक करा यहाँ पे, उससे क्या होगा, आपकी एक नई पेज यहाँ ओपन होगी, ये डाटा आपको दिख रहा है। डाटा कहीं से तो आया ना, तो आप क्या करना, जाना इंस्पेक्ट में। ठीक है, इंस्पेक्ट में आप जाओगे तो एलिमेंट वाला सेक्शन आएगा टैब में। इसमें देखोगे तो ये आपका कुछ नहीं यार, ये HTML है। जो आपको वहां दिख रहा है ना, वो कुछ नहीं, वो यही सब लिखा है कि लिंक है, उसका स्टाइल क्या होगा, क्या उसमें लिखना है। तो कोड आपने यहाँ कर रखा है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर से, तो वो आता है आपका वहां से डाटा। HTML अगर पूरा पेज बन के आ रहा है ऑलरेडी, सपोज कर लो ये सारी पेज आपने बना ली और आपने वहां स्टोर कर दी, तो वहां से अगर ये पेजेस आ रही है ना आपकी, तो बात बहुत बहुत सीधी है कि ये आपका क्या है, स्टैटिक रेंडरिंग है। आपने बना के रखा है ऑलरेडी। आप, मैंने आपको बोला किसी अलमीरा से एक फाइल ले आओ, आप ले आए, आपने मुझे दे दिया। इसके बाद आता है आपका सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब ये सारी चीजें ऑलरेडी सर्वर साइड पे ही रेंडर हो चुकी होंगी। मतलब यहाँ दिखने से पहले सर्वर पे ही ये रेंडर हो चुका होगा। जो भी आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये कहीं स्टैटिकली बना के फाइल नहीं रखी थी आपने, आपका सर्वर साइड पे बना रेंडर हो गया वहीं पे, फिर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें सिक्योरिटी रिस्क बहुत घट जाता है, वो भी जो सर्वर से जुड़ी हुई चीजें होती है, जो भी आपकी मलेशियस चीजें होती है वो। फिर होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, कि सर्वर कुछ मतलब बहुत कम HTML पेज भेजता है जावास्क्रिप्ट के साथ, और फिर जावास्क्रिप्ट बाकी सबको फेच करके उसको रिलोड करा लेता है। फॉर एग्जांपल एक चीज देखना, मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। एग्जैक्टली वही चीज है नहीं, बट आप देखो अभी यहाँ बस इतना सा कोड आया है, बस इतना सा। फिर देखो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, हेड अपडेट हुआ, डिव अपडेट हुआ, धीरे धीरे पूरा अपडेट हो जाएगा। देखो सारी की सारी चीजें अपडेट हो रही हैं, अब पूरा कोड आया। तो यहाँ हुआ क्या, जनरली मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल मैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही मैं अभी बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको कुछ HTML भेजा गया सर्वर से, ठीक है, और बाकी का जो भी HTML था वो क्लाइंट ने खुद फेच कर लिया। तो वो आपका क्या होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। स्टैटिक रेंडरिंग में कहीं फाइल बन रखा है, वहां से आ गया सर्वर साइड में, सर्वर साइड पे ही हो गया SSR। CSR क्लाइंट साइड में क्या होता है, क्लाइंट पे कुछ HTML वहां से आया जावास्क्रिप्ट के साथ, बाकी सबको आपने रिलोड कर लिया। ठीक है, आप इसका हाइब्रिड अप्रोच यूज कर सकते हो। जैसे देखो आप कहाँ देख सकते हो, आप अगर सोर्स में जाओगे ना, तो यहाँ तो बहुत कुछ दिख जाएगा, कैसे क्या फाइल है, ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये आप फिलहाल के लिए डॉम ब्रेक पॉइंट ये सब रहने देते हैं, एक्सेस चार्ट फेच, तो ये सब रहने देते हैं। नेटवर्क वाले सेक्शन में जाओ, गौर करना यहाँ पे। ये सब क्या है, ये सब जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो, जो जो फाइल आई, वो सारी की सारी चीजें हैं ये आपकी। देखो ये JPG है, ये कोई इमेज है, मुझे नहीं लगता। आप देखो ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा इमेज दिख रहा है, ग्लेडिएटर जॉइंट प्राइम कुछ ऐसा। तो ये आपका वहां से आया। प्रीव्यू देखो, एक चीज गौर करना, जब आप जाओगे ना ये नेटवर्क वाले सेक्शन में और देखोगे इन सबको, तो ये आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देगा। प्रीव्यू मतलब भाई रेंडर होने से पहले ही आपने चीजें देख ली, मतलब ये सर्वर पे हो रहा है, मोर और लेस कुछ ऐसा ही। एग्जैक्टली नहीं, ठीक।
और रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आ रहा है आपका। इनिशिएटर टाइमिंग क्या होगी, इसके साथ हेडर्स क्या आ रहे हैं, जो रिक्वेस्ट आता है जैसा कि मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट बॉडी होती है, स्टेटस कोड होता है, रिक्वेस्ट का मेथड होता है। तो ये सब आप अपने ब्राउजर में खोल के देखो, बेहतर समझ आएगा आपको। और भी देखते हैं कुछ और भी चीजें हैं क्या, यहाँ तो ये जेपीजी था, कुछ और भी देखते हैं अपन लोग। देखो एक ये है, मैं इसको देखता हूँ, प्रीव्यू इसका। देखो ये प्रीव्यू, प्रीव्यू मतलब भाई यहाँ से पहले ही वो कहीं और दिख चुका है, सर्वर पे ही कुछ ऐसा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग, स्टैटिक सर्वर साइड रेंडरिंग, ये सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली होती क्या है। आपको समझ आ गया होगा सिंक्रोनस से, सिंक्रोनस कैसे आप रेंडर करते हो। तो जो इनिशियली आपकी जो ओरिजिनल वेब पेज थी ना, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल पे काम, मतलब एसिंक्रोनस अपडेट से पहले, एसिंक्रोनस तो हाल के कुछ दिनों में आया है। उसमें क्या होता था कि आपने एक लिंक पे क्लिक क्लिक करा, सपोज कर लो आपने फॉर्म को सबमिट करने, तो सपोज कर लो आपने किसी पेज को सबमिट करने के ऊपर क्लिक करा, तो जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता और वहाँ पे कोई नई फाइल नहीं आ जाती जो भी आपने रिक्वेस्ट करा, ब्राउजर एग्जिस्टिंग कंटेंट को रिप्लेस करेगा तभी जब वो फाइल वहां से आएगी। तो प्रॉब्लम था कि यहाँ पे बहुत ही स्लो आपका यूएक्स हो रहा था, सर्वर लोड बढ़ रहा था, क्योंकि सर्वर को एचटीएमएल को जनरेट करना पड़ता था, फुल एचटीएमएल भेज रहा है तो सर्वर पे ये चीजें हो रही है, तो इशू तो आना ही है। तो इसके लिए हमने क्या यूज करा, बाय द वे ये मैं बता देता हूँ पहले। देखो ओरिजिनल वेव का क्या सीन था, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट करा, सर्वर ने रिस्पॉन्ड, क्लाइंट ने उसको डिस्प्ले कर दिया। फॉर एनी अपडेट पेज को अब कुछ अपडेट करना है तो कोई न्यू रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे, क्लाइंट ने सर्वर को करा, फिर वहां से कोई एचटीएमएल आया, स्टाइलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंप्लीट करके फिर आपने यहाँ पे दिखाया। क्लाइंट कुछ दिखा रहा है तो उसको पूरी की पूरी पेजेस को मतलब बिल्कुल स्क्रैच से उसको फिर से एचटीएमएल सीएसएस सब चीजें सर्वर पे या जहाँ कहीं भी हो, अगर स्टैटिक है तो करना पड़ा। पोटेंशियल इशू सर्वर लोड मैंने बताया, सर्वर रेंडरिंग मोर वर्क, स्लो अपडेट, अपडेट तो स्लो होगा ही। तो फिर एसिंक्रोनस अपडेट आपका पिक्चर में आया। ये क्या करता है आपका एसिंक्रोनस अपडेट, इसका क्या काम है एसिंक्रोनस अपडेट का, या फिर एजेक्स का यूज, अच्छा मैं वो आपको आगे बता दूंगा। ये आपका वर्क एसिंक्रोनसली करने लगा। कहने का क्या मतलब है, जनरली ये यूज करता है आपका क्या, मैं लिख देता हूँ, एजेक्स का यूज करता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, एसिंक्रोनस आप लिख लेना क्या, जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। ये आपको एसिंक्रोनस, आपके रिक्वेस्ट को एसिंक्रोनस बनाने में हेल्प करता है। ये कैसे वर्क करता है देखो, ये मतलब एजेक्स कुछ नहीं है यार, ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपको एसिंक्रोनस अपडेट करने का अलाउ करती है। हाँ, आप एसिंक्रोनसली अपडेट करो कोई नहीं। कैसे काम करता है ये, तो जावास्क्रिप्ट ने या फिर आपने कोई रिक्वेस्ट करा सर्वर से, पेज को रिलोड नहीं होना पड़ रहा है, सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट जो भी है बैक में चल रहा है, और जो नेसेसरी डाटा है, हो सकता है पूरी की पूरी एचटीएमएल पेज नहीं आए, जैसा कि मैंने अभी आपको अमेजोन पे दिखाया, पूरी पेज एक बार में नहीं आ रही थी, जो आपको फ्रंट पे दिखेगा वो आ गया, और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे फिर बाकी चीजें भी आती हैं। बट अब आपने उसे क्लिक करा, आप बहुत देर उसके ऊपर रुक रहे हो, तो फिर जो भी चीजें आप बाद में देखोगे वो धीरे धीरे लोड होते रहती हैं उसके ऊपर। तो एजेक्स के कारण हो रहा है आपका, तो इसके कारण आपकी चीजें भी डायनेमिक हो गई। सीधी सी बात है, आप इसका क्यों यूज करोगे, देखो इससे आपके पेज का इंटरेक्शन बहुत फास्ट हो गया, बहुत अपडेट जो है ना, बहुत इंस्टेंटली अपडेट होने लगा, डाटा का ट्रांसफर घट गया आपका, सिर्फ रिक्वायर्ड डाटा आप फेच की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप विकीपीडिया पे जाते हो, उसका होल लेआउट सेम रहता है, बस उसमें डाटा बदलता है, कि यहाँ आपको कोई पिक्चर दिख रहा है तो उसमें पिक्चर ही दिखेगा, फिर यहाँ कुछ कंटेंट होगा, फिर ऐसे कुछ कंटेंट करके होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और हर पिक्चर के नीचे में कोई डेट वगैरह लिखा रहता है। तो वो लेआउट सेम रहना है, तो भाई जो अपडेट हो रहा है सिर्फ उसको अपडेट कर लो। अब सीधी सी बात है, यूजर का एक्सपीरियंस इससे बेहतर होगा, ठीक है। और वेट, पेज के पार्ट को अपडेट करते हो, एक्स्ट्रा लोड जो था बैकग्राउंड मेन पेज में, वो आप जो रेंडर करने में लगता था उसको डिक्रीज करते हो। क्विक रिस्पांस मिलता है मेन पेज पे, बेटर यूजर एक्सपीरियंस आपका होता है। रिक्वेस्ट किसके लिए, फॉर अपडेट, रिक्वेस्ट अपडेट के लिए आप कर सको, मतलब मिनिमल डाटा चाहिए, मुझे बस एक डेट अपडेट करना है, तो फिर मैं क्यों सारी चीजें मांगू उससे, कि HTML भी दो, उसका लेआउट भी आप दो, कि यहाँ पे जो होगा साइड बार होगा, यहाँ पे कोई पिक्चर होगा, ये सारी चीजें तो रह सकती है, जो अपडेट करना है एक्चुअल डाटा सिर्फ उसको मांगूंगा, और कुछ नहीं। बस हो गया। यहाँ दे रखा है कि सो एक यूजर एक फॉर्म है, सो यूजर अ फॉर्म, अपने यूजर को एक फॉर्म दिखाया कि एनिमल सेलेक्ट करेगा बंदा,
रिक्वेस्ट डाटा अबाउट एनिमल एलोन ऑन सर्वर, नो नीड फॉर एचटीएमएल। मैंने जो भी बताया वही चीजें। ओरिजिनली सीन एज एजेक्स, मैंने बताया ऐसे कई वेरिएंट्स भी आते हैं। कोर आइडिया क्या था? रिफ्रेश पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन एसिंक्रोनसली बैकग्राउंड क्वेरीज टू सर्वर, तो जो भी आप सर्वर से क्वेरीज कर रहे हो एसिंक्रोनसली होनी चाहिए। तो देखो, डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये। जब आप वेब पेज को लोड करते हो तो ब्राउजर क्या करता है, क्रिएट करता है एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन को, पेज का एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन, जिसको अब आप बोलते हो डॉम। आपने रिक्वेस्ट करा तो वहां से क्या आया, HTML। बट आ गया HTML, बट आप उसको, आपने उसे इंटरेक्टिव बनाना है। तो आपके पास तो ट्रेस होना चाहिए ना हमेशा, कि कौन किसका चाइल्ड है, कौन क्या है। तो उसके लिए आप एक ट्री बनाते हो जिसके थ्रू आप पता करते हो कौन किसका चाइल्ड है, कैसे क्या है। ठीक है, तो HTML एलिमेंट को मैं बोलता हूँ कि HTML एलिमेंट को ट्री फॉर्म में नीचे ना, हाँ, तो फिर भाई HTML एलिमेंट को ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही आपका है, डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट था उसको आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत सीधी सी बात है। आई होप आपको समझ आया होगा कि HTML पेज को ट्री फॉर्म में जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वही हर एक नोड के लिए HTML का, चाहे वो फिर आपका P हो, H हो, बॉडी हो, सब कुछ। यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। जो भी होता है आपके पास एक ट्री है, आपके पास एक ट्रेस है। आप इसमें जो भी चेंजेस करोगे ना, कोई एक्शन करा, कुछ करा आपने, वो इसमें दिख जाएगा। मतलब इसमें आप अपडेट हो जाएगा, मतलब आपके वेब पेज में अपडेट हो जाएगा। क्योंकि वेब पेज क्या दिखा रहा है, वेब पेज HTML दिखा रहा है। JS का यूज करते हो मॉडिफाई करने के लिए। ये आपका एक डोम का एग्जांपल रहा। ये डॉक्यूमेंट है, एक पूरा डॉक्यूमेंट, मतलब जो आप देख रहे हो वो, उसके अंदर HTML के अंदर क्या है, HTML, उसके अंदर बॉडी, उसके अंदर एक S टैग है, उसके अंदर एक P टैग है। ठीक है, और कुछ खास नहीं, वही है प्रोग्रामिंग इंटरफेस है वेब पेज का। क्या है? प्रोग्रामिंग इंटरफेस। डोम क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। ये डोम एब्स्ट्रैक्ट मतलब छुपा हुआ, लेयर्ड के नीचे जो आपको दिखे ना, ये आपको नहीं दिखेगा ट्री स्ट्रक्चर। आपको तो इवन HTML भी नहीं दिखता आपको, तो जो भी आप देखते हो जनरली आपको दिखता है। ये क्या अलाउ करता है, मैनिपुलेशन अलाउ करता है। ठीक है, ये टाइटली कपल्ड होता है जावा स्क्रिप्ट के साथ मोस्ट केसेस में। मतलब आप इसको, बट आप इसको अदर लैंग्वेज के साथ भी मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे पाइथन का भी ऑप्शन है, XML का, और डोम इंटरफेस उसमें भी होता है, तो आप उससे भी कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं। आप इसको कैसे मैनिपुलेट करते हो, देखो आपने ये लिख लिया, आपके पास ट्री है। फिर आप बोलते हो भाई एक काम कर, मेथड होता है ये डॉक्यूमेंट डॉट, ये JS का कोड है, तो कंफ्यूज मत होना। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, व्हाट, क्वेरी सेलेक्टर का क्या मतलब है? और ठीक है जी, तो फिर ये JS का कोड है। कैसे मैनिपुलेट करेंगे इसको, हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट। बहुत होता है क्वेरी सेलेक्ट, और आप आईडी के बेसिस पे भी कर सकते हो। सपोज कर लो आपने इसके अंदर कोई आईडी दी होगी, कोई क्लास दिया होगा आपने, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जिसकी आईडी ये है उसको लाओ, उसको मैं अपडेट करूंगा। आप बोलते हो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट, किसको क्वेरी सेलेक्ट करना है, तो H वाले टैग को कर ले भाई, क्वेरी सेलेक्ट में आपने इसको करा। आप बोल रहे हो डॉट इनर टेक्स्ट, अब आप बोलेगे, अब बोलोगे ये इनर टेक्स्ट क्या है, ये क्या है? कुछ नहीं यार, ये सब JS का कोड है। बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो लोड मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आपने ये दिया, डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, आपने बोला इनर टेक्स्ट में वेलकम लिख दो। हटाओ इसको, हेलो वर्ल्ड को, वेलकम लिख दो आप H1 में। तो यहाँ पे वेलकम आ जाएगा आपका। आप इसको किसी बटन पे क्लिक कर सकते हो। बटन पे क्लिक करना है तो ऑन क्लिक एक मेथड होता है बटन में, एक एट्रीब्यूट होता है, मतलब एक मेथड ही है। जैसे आप एट्रीब्यूट बटन में देते हो ना, टाइप क्या है भाई, स्टाइल क्या है, वैसे ही ऑन क्लिक करके एक मेथड होता है। ये JS का कोड है, तो रहने देते हो, उतना नहीं समझना। आप आईडी के बेसिस, बस आप ये याद रखो, क्वेरी सेलेक्टर से क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, फिर ये सब। ठीक है, इनर टेक्स्ट चेंज करना है तो ये आईडी से करना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हो, क्लास से करना है तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करते हो, टैग से करना है तो गेट एलिमेंट बाय टैग करते हो। मतलब वो एलिमेंट लाओ जिसका टैग P है। P में भी कई सारे P आ जाएंगे, कई सारे आपके पैराग्राफ टैग होंगे, तो वो लाओ जो जीरो इथिन टैग, जो सबसे पहले P टैग आ रहा है, वो जो सबसे टॉप पे आ रहा है। क्वेरी सिलेक्टर मॉडर्न डे आप यूज करते हो, मॉडर्न क्वेरी सेलेक्टर को, ये आपका आईडी क्लास टैग सब दे देता है। कुछ अलग से गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम आईडी ऐसा कुछ नहीं लिखना। आप इसका भी यहाँ जाके आप देख सकते हो चीजों को। तो यही सारी की सारी चीजें देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया, मैनिपुलेटिंग अ डोम। क्या करेंगे, सबसे पहले डोम जिसको मैनिपुलेट करना है उसको टारगेट करेंगे। इसको बोलते हैं भाई टारगेट करना। ठीक है, इसको, ये सब जो गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह दे रखा है, इन सबको बोलते हैं टारगेट करना। कैसे टारगेट करना, देखो
आपने बोला ये आपका HTML हेड है, स्क्रिप्ट टैग आपका एक होता है, उसके अंदर आप JS का कोड लिखते हो, या फिर कई बार तो आप इसमें JS का कोड मतलब इंटर आई मीन से अटैच करने का भी यूज करते हो आप इसमें। आप बोल रहे हो विंडो डॉट ऑन लोड, जब आपका विंडो ऑन लोड हो तब ये फंक्शन चलाना। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन बोल रहा है कॉन्स्ट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट एक मेथड होता है, इसके अंदर आप जो भी दोगे वो क्रिएट हो जाएगा। H1 दोगे तो एक आई मीन टू से एक हेडिंग क्रिएट हो जाएगी, P दोगे तो एक टैग क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट कर रहा है, फिर उसमें बोल रहा है क्रिएट नोड टेक्स्ट, उस नोड में जो टेक्स्ट में H के अंदर जो टेक्स्ट डालूंगा वो बिग हेड करके होगा कुछ ऐसा, और अपेंड कर दो। मतलब हेडिंग क्या है आपका, ये H1 है, ठीक है। हेडिंग टेक्स्ट क्या है जो आपने जनरेट करा, उसको आप अपेंड कर रहे हो, मतलब हेडिंग के अंदर आप इसको डाल रहे हो। ये आपका ऐसा कुछ होगा, आपने ये ऐसा कुछ आपको H1 यहाँ कुछ ऐसा था बना के आपको दिया होगा इसने, डॉट क्रिएट एलिमेंट P भी आप यहाँ दे सकते थे H1 की जगह पे, और इसके बीच क्या दे देगा, बिग हेड करके जो था वो दे देगा। तो ये टेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा अपेंड करके, ठीक है।